हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग वर्सेस एसएससी इन 2026 कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अभी अभी बैंकिंग का पूरा जो एग्ज़ाम सेशन होता है वो ख़त्म हो चुका है। सीजीएल मेंस भी हो चुका है एंड उसकी आंसर की भी आ चुकी है। ठीक है। तो आंसर की आने से काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा कि उनके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो अब काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो वापस से रिपीट करने का सोचेंगे, जो अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है। अब इसमें ना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एसएससी का ट्राई कर रहे होते हैं बट नहीं निकल पा रहे होते हैं। ठीक है। या फिर कई सारे ऐसे भी होते हैं जो बैंकिंग का ट्राई कर रहे होते हैं बट उनका निकल नहीं रहा होता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, स्पेशली रिगार्डिंग सिलेबस, कि किसका कितना सिलेबस रहता है, कौन जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं, किस में आपका जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल मिलेगा ही मिलेगा। एंड हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपकी लाइफ बदल दे एंड आपको एक सिलेक्शन दिलाए। अब जनरली इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मेजरली 3 फ़ील्ड्स रहती हैं, अगर आप गवर्नमेंट बनना चाहते हैं। सबसे पहली हो गई बैंकिंग की, फिर हो गई एसएससी की, थर्ड हो गई डिफेंस की। यूपीएससी वगैरह भी होती है बट काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, तो कई सारे उसमें नहीं जाते हैं एंड इवन कई सारे क्या 90% लोग उसमें जाते ही नहीं है। वो इन तीनों में से ही कोई ना कोई दिखते हैं। इसमें से भी डिफेंस ऐसा हो गया जो आपका पूरा पर्सनैलिटी बेस्ड होता है। तो मेजरली अब जो एग्ज़ाम बच जाते हैं वो रहते हैं बैंकिंग का और एसएससी का। तो जो भी फ्रेशली ग्रेजुएट निकल रहा है ना, वो जनरली कंफ्यूज होता है इन दोनों के बीच में। जो डिफेंस में जाना जाता है उसका ऑलरेडी दिमाग में होता है कि नहीं, मेरे को डिफेंस में ही जाना है। जिसको यूपीएससी करना होता है वो भी पहले से सोच के रखा होता है कि मेरे को यूपीएससी करना है। कन्फ्यूजन है इन दोनों के बीच में। अब देखते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। जनरली बैंकिंग में हमारा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क तो रहता ही है। लेकिन अगर हम वैकेंसी का ट्रेंड देखें ना, तो इनमें ना जो इंश्योरेंस के असिस्टेंट होते हैं, इंश्योरेंस के एओ होते हैं, लोकल बैंक ऑफिसर्स होते हैं हमारे, ये सब वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो भी वैकेंसी रहती है वो हमेशा बैंकिंग में ज़्यादा रहती है एसएससी के कंपैरिजन में। ठीक है। एसएससी में भी जो मेन कंपटीशन रहता है वो रहता है सीजीएल में, क्योंकि जो एक्चुअल में ग्रेजुएट निकला है ना वो सीएचएसएल वगैरह जनरली अप्लाई नहीं करते हैं, मैंने नोटिस करा है। सीएचएसएल के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12th पास। ठीक है। तो जनरली जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं सीजीएल के लिए। और अगर एक चीज़ हम और कंपेयर करें तो जो भी हमारी सैलरी रहती है वो बैंकिंग में हमेशा ज़्यादा ही रहती है। तो जिस बंदे ने ग्रेजुएशन में अपना अच्छा खासा अमाउंट डाला है, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करी है, तो वो जनरली ना काफ़ी सारे पोस्ट जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल वगैरह स्किप कर देते हैं। मेन कंपटीशन रहता है उनका एसएससी सीजीएल का। तो अगर आप वैकेंसी वाइज देखें, हमेशा बैंकिंग में वैकेंसी एसएससी से ज़्यादा ही रहती है। ऊपर से फिर एसएससी में क्या सीन है कि सीजीएल में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि रिपीटर्स बहुत सारे हैं। जिसको इनकम टैक्स मिल गया वो एएसओ के लिए आना चाहता है, जिसको टीएपीए मिल गया वो इंस्पेक्टर के लिए आना चाहता है। तो रिपीटर्स हर साल बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है। बाकी जो मेन हमारा रहता है वो है सिलेबस का डिफरेंस। और यहाँ पर ही एक्चुअल में आपको पूरा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको एसएससी करना है या बैंकिंग करना है। कंपेयर कर लेते हैं। जो बैंकिंग का सिलेबस है, मैं आपको सही बात बताऊं तो 6 से 8 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप रोज बैठ रहे हैं, अच्छा टाइम दे रहे हैं, तो आप 6 से 8 महीने में बैंकिंग का सिलेबस निपटा सकते हैं। वहीं से एसएससी के सिलेबस के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने या ज़्यादा भी लग सकता है। बात आती है क्वांट्स बैंकिंग में, जो मेजरली फोकस होता है डीआई में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक। बस ये तीन। मेजॉरिटी क्वेश्चन इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके बन जाते हैं। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, बैंकिंग, एसएससी, कैट वगैरह। बैंकिंग में हमेशा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा टॉपिक है, पूछा ही जाता है। डीआई नॉर्मल भी आती हैं, कुछ हाई लेवल भी आती हैं। और जो मेजर फोकस रहता है अरिथमेटिक पे रहता है। इसमें कोई भी एडवांस नहीं होता। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको एडवांस समझ नहीं आती, ज्योमेट्री समझ नहीं आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक बार के लिए बैंकिंग सिलेबस ट्राई कर सकता है। जबकि एसएससी में क्या है, एसएससी में कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। अरिथमेटिक, एलजेब्रा, एडवांस्ड, मिसलेनियस टॉपिक, जैसे इस बार क्वार्टाइल पूछा हुआ था, परसेंटाइल पूछा हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ, तो जो क्वांट्स रहती है बैंकिंग की थोड़ी हाई लेवल रहती है, क्योंकि इसमें आपको ना बहुत सारे वेरिएबल देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें कम से कम 2 या 3 वेरिएबल तो होंगे। एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में आपको जो थोड़े क्वेश्चन है वो सरफेस लेवल पे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग सही बताऊं तो बैंकिंग की और एसएससी की कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो रीजनिंग है बैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल आती है, जबकि जो एसएससी की रीजनिंग है वो सिंपल है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े 50 आउट ऑफ 50 ले आते हैं। लेकिन बैंकिंग में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है। बैंकिंग में आपको हाई लेवल पजल लगाने पड़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग मल्टी लेयर में चलना पड़ेगा। पहले आपको जो पजल है उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उस डिकोड करके उसके क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। रीजनिंग यहाँ पे मैं बोलूँगा कि बैंकिंग की हार्ड रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। मोस्टली बैंकिंग में सिलेबस जल्दी हो जाता है, तो जो आपका सब कुछ डिपेंड करता है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है।
फिर बात रहती है इंग्लिश, तो वो दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इवन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जब से एजुकेटी आई है तो इंग्लिश थोड़ा-सा एसएससी पे हार्ड हो गया है। अब वो कुछ भी पूछ लेते हैं। पहले तक ये था कि आपने ब्लैक बुक रट ली, तो आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अब आपको पूरा फ़ोकस करना पड़ता है, एडिटोरियल रीड करना पड़ेगा, आपको ब्लैक बुक भी रटना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आरसी में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इवन मुझे याद है इस बार सीपीयू में आई थिंक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अनसेंटी क्वेश्चन पूछे गए थे। इवन वो इंग्लिश लैंग्वेज के भी नहीं थे, वो आई थिंक कुछ फ्रेंच या फिर जर्मन प्रोवर्ब थे। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ था कि उसने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा था बच्चों को। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलूँगा एसएससी की थोड़ी सी हाई लेवल पे है। फिर नेक्स्ट बात आती है जनरल अवेयरनेस। अब एक्चुअल में बताऊँ, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जनरल अवेयरनेस वाला ही पॉइंट ऐसा होगा जो उनको पूरा स्विच करने में मजबूर कर देगा। जनरल अवेयरनेस बैंकिंग में आपकी रहती है करंट अफेयर्स, वो भी अगर आप 3 महीने की कवर करें ना, तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर तो ला ही सकते हैं। लेकिन एसएससी के सिलेबस में जो जनरल अवेयरनेस है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है? मेन बात ये आती है कि बैंकिंग में बोलते हैं कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट कोई भी अच्छे हैं ना, मैथ्स रीजनिंग हो गई, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस हो गई या फिर इंग्लिश और रीजनिंग हो गई, और आपने साथ-साथ सेक्शनल कट ऑफ निकाल दी, तो आपका अच्छा खासा चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरे को याद है आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ 2024 की गई थी 66 आउट ऑफ 225, 2025 की गई थी 76 आउट ऑफ 225। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है? लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी में क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने पड़ेंगे। कट ऑफ देख लीजिए, कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी? 330 के आसपास। उसमें भी एसएससी ने काफ़ी लफड़े कर दिए थे, बोनस नंबर देना वगैरह, बट ये चीज़ ध्यान रखिए, 330 नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने जनरल अवेयरनेस में कुछ भी पूछा हुआ था। जब मैंने अपना 2024 का मेंस दिया था एसएससी का, उसमें भी मेरे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छे नंबर थे, बट जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर में नहीं आए थे। और वो भी एक एक्चुअल मेरे को पॉइंट मिल गया था कि मैं स्विच करूँ एक बार बैंकिंग के एग्जाम्स में भी, मैं वहाँ पर भी देखूँ। और ऐसे करके मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया है, एंड मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ अभी जहाँ पर भी हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बैंकिंग और एसएससी में एक बारी के लिए कन्फ्यूजन हो रहा है, और आप ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल वाले हैं, तो मैं बोलूँगा बैंकिंग ट्राई करो। अगर आप ऐसे बंदे हैं जो फैक्ट्स याद रख सकते हैं, लॉजिकल तो है ही, एनालिटिकल भी हैं, लेकिन आप फैक्ट्स भी याद रख सकते हैं, तो आप एसएससी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा है, जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को याद है, जब मैंने प्री दिया था, तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में हाई नंबर लाने हैं, और जीए में कैसे ना कैसे करके 1-2 क्वेश्चन करके कट ऑफ निकाल दूँगा। क्योंकि मैंने पिछले साल की कट ऑफ देखी थी, वो थी आई थिंक 140 के अराउंड, बट उस टाइम जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 153 और मेरे 160 थे। लेकिन जब मैं मेंस का प्रिपेयर कर रहा था ना, तो आपका से पता चलने लग जाता है कि यार मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कई सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उस चीज़ पे पुश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो उस चीज़ का मतलब नहीं है, मैं सही बताऊँ। मेरे को थोड़ा लगने लग गया था कि यार मैं बाकी सब्जेक्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं जीए नहीं कर पाऊँगा शायद। तो मैंने मेंस दिया था। मेंस मेरा अच्छा नहीं गया था, मेरे को पहले लग गया था कि मेरा नहीं होने वाला है। वैसे भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई रहती है, तो वहाँ पर ना एक टर्निंग पॉइंट बन गया था मेरे लिए कि मैं बैंकिंग में भी ट्राई करता हूँ। अब ऐसे ही मेरा एक दोस्त भी था, उसने एसएससी सीजीएल दिया था 2024 में, एंड वो भी क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद उसने क्या करा, 2025 में बैंकिंग में शिफ्ट करा, उसका आईबीपीएस पीओ निकला, उसका एसबीआई निकला, उसका ओआईसीएल असिस्टेंट निकला हुआ है, उसका एनआईएसीएल भी निकला हुआ है एओ में। जस्ट बिकॉज़ उसको एसएससी सीजीएल से एक रिजेक्शन मिला, उसने स्विच करा, उसके पास इतने सारे एग्ज़ाम हैं, अब वो किसी में भी चूज़ कर सकता है, वो एसबीआई पीओ में गया है। तो आपको यहाँ पर से एक क्लैरिफ़िकेशन थोड़ा मिला होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अगर आप एसएससी वाले हैं, स्विच करना चाहते हैं बैंकिंग में, तो देखो आपको रीज़निंग थोड़े हाई लेवल की करनी पड़ेगी, क्वांट्स आप फिर भी समझ जाएँगे, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप बैंकिंग वाले हैं और आप एसएससी में स्विच करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जनरल अवेयरनेस आपको बहुत अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला एसएससी के सिलेबस को 8 से 10 महीने लग जाते हैं करने में मिनिमम। मिनिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जीए का पार्ट ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद बाकी सारे जो फैक्ट रहते हैं, देखो करियर ग्रोथ जो है वो बैंकिंग में बेटर है, ये मैं बता सकता हूँ पहले, क्योंकि प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं, 3 साल में, 6 साल में। जबकि जो सीजीएल है या फिर एसएससी की कोई और पोस्ट है, उसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। इवन कई सारे एएसओ ऐसे रहते हैं जिनका मैक्स टू मैक्स पूरे लाइफ स्पैन में 2 या 3 ही मैक्स प्रमोशन हो पाते हैं, ठीक है? इवन उससे भी बेटर अगर आप ऐसे बंदे हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं,
जिनके पास इतनी ज़्यादा इशू नहीं है कि यार नहीं अभी करना है, कुछ करना है। देखो सबसे बेस्ट करियर ग्रोथ जो आपको मिलेगी वो एक्चुअली मिलेगी आपको प्रोफेशनल डिग्री से। अगर आपने अच्छी जगह से बीटेक करा है, एमबीए करा है, स्पेशली अगर आप अच्छी जगह से एमबीए कर लेते हैं ना कैट देके, अब देखो कैट में भी काफ़ी सारे लफड़े रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस का, जेंडर डाइवर्सिटी, रिटन एबिलिटी टेस्ट, काफ़ी सारे सीन रहते हैं, तो उसमें थोड़ा घुसना मुश्किल हो जाता है वैसे। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आप कर सकते हैं, तो एक एमबीए की डिग्री अच्छे कॉलेज से हमेशा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देगी देन बैंकिंग या सीजीएल या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। उसके बाद सैलरी एंड पर्क्स, सैलरी देखो मैं सही बताऊँ तो बैंकिंग में ही ज़्यादा होती है। इवन अगर ज़्यादा भी नहीं है तो इक्वल ही होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि बैंकिंग वालों को काफ़ी सारे पर्क्स मिलते हैं। एक तो उनको लोन बहुत जल्दी पास हो जाता है, साथ-साथ उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। साथ-साथ उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उनके बैंक अकाउंट में वो भी हाईयर मिलता है। तो ये थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। फिर वर्क लाइफ बैलेंस देखो, ये तो हमेशा आपको एसएससी में बेटर मिलेगा, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता है। आपके सर पे हर समय कोई ना कोई बंदा खड़ा होगा कि भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया। कई बार आपको 10-10 बजे तक भी रुकना पड़ता है ब्रांचेज़ में, स्पेशली आजकल जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आने वाली है मार्च में, तो बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करना पड़ता है। सोशल स्टेटस भी देखो, थोड़ा बहुत ये रहता है कि एसएससी सीजीएल में बेटर रहता है, क्योंकि आप मिनिस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं डायरेक्टली। अब वो लेकिन डिपेंड करता है, बैंकिंग में भी रहता है, लेकिन बैंकिंग में वही हो चुका है कि पब्लिक डीलिंग है। आपको कोई भी कुछ सुना देगा तो आप कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है? पब्लिक डीलिंग, एसएससी सीजीएल बेटर, लोगों से बात ही नहीं करनी है, अपना काम करना है। ईज़ियर टू क्रैक में अगर मैं सच बोलूँ, तो मैं थोड़ा बैंकिंग को ऊपर रखना चाहूँगा कि बैंकिंग थोड़ा ईज़ियर टू क्रैक है, कंसिडरिंग अ, अगर हम देखें 2025 की जो कट ऑफ गई थी ना फॉर बैंकिंग और जीए सेक्शन की, वो 2 नंबर गई थी। तो मतलब जिसने 40 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ऐसा कर दिया जो 2 नंबर का सही था, उसकी कट ऑफ निकल चुकी है। जबकि आपको एसएससी में कितने चाहिए होंगे? अगर मैं सही बताऊँ, 2025 में भी सब कुछ चेंज होने के बाद एजुकेटी वगैरह भी आई है, तो मैं बोलूँगा आपको एटलीस्ट 320 प्लस तो चाहिए ही होंगे कि आप अपना सिलेक्शन मान सको। वो तो रिजल्ट आएगा जब, तभी पता चलेगा एक्चुअल में। लेकिन 2025 में भी 320 के ऊपर अगर आपके हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ-साथ कंप्यूटर के भी कुछ लफड़े चल रहे हैं, तो आई डोंट नो उसमें क्या होगा, बट मुझे लगता है कि उन्हें बोनस नंबर देने चाहिए, बट वो देखा जाएगा। सिलेबस बैंकिंग का कम है, ठीक है? एसएससी में स्पेशली जीए की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब रही कॉम्पिटिशन की बात। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि जो बैंकिंग है ना, उसमें कॉम्पिटिशन आपको जनरली कम मिलेगा। एसएससी में हमेशा हाई मिलेगा। क्यों? एसएससी में रिपीटर्स बहुत है। इवन अब तो यूपीएससी भी ले आया है कि क्या होता है, रिपीटर्स को ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, एक ही बार वो दे सकता है अपनी रैंक इंक्रीज़ करने के लिए। बट एसएससी अभी तक ना रिपीटर्स को रोक सका है, ना कुछ कर सका है। आई डोंट नो वो क्या कर रहा है। बैंकिंग में क्या होता है, जितने सारे आपके रिक्रूट हो गए हैं, वो रिक्रूट हो जाते हैं। बाकी फिर वही आते हैं जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस करी है लेकिन सिलेक्टेड नहीं है। एसएससी में सिलेक्टेड वाले भी घुस रहे हैं, नॉन सिलेक्टेड भी घुस रहे हैं, हर कोई घुसे जा रहा है। बैंकिंग में क्या है, जैसे ही आप घुसना है आपसे बॉन्ड साइन करवा लेंगे, तो बॉन्ड के बाद आप कहीं जा ही नहीं सकते। इवन कई सारे ये भी सोचते हैं कि आईबीपीएस पीओ से एसबीआई पीओ के लिए जाए, लेकिन वो भी छोड़ देते हैं क्योंकि बस ये है कि बैंक का नाम चेंज होना है, सैलरी उतनी रहनी है, सब कुछ उतना ही रहना है, इवन एसबीआई में ज़्यादा वर्कलोड है। तो इसलिए कॉम्पिटिशन में बोलूँगा बैंकिंग में कम रहता है, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या आप दोनों के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आपको स्विच कब करना चाहिए? देखो, अगर आप फ्रेशर हो कि आपका सिलेबस हो ही नहीं रखा है, ठीक है? आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो, आपका मान लीजिए पहला महीना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रीज़निंग करिए बैंकिंग की और अरिथमेटिक से शुरू करना अपना, क्वांट्स। उससे क्या होगा? देखो, रीज़निंग अगर आपको बैंकिंग की समझ आने लग गई और आपने अगर अरिथमेटिक से शुरू कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि देखो, अगर आपको रीज़निंग समझ आ रही है बैंकिंग की, तो आप उसमें स्टेप इन कर सकते हैं और अरिथमेटिक करेंगे तो उससे एसएससी में भी वो काम आएगा, वो बैंकिंग में भी काम आएगा आपके, ठीक है? और अगर आप रीज़निंग बैंकिंग वाली कर लेते हैं, तो एसएससी में आप अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। लेकिन फ्रेशर में मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा ट्राई करते रहिए कि आपको कौन-सा ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है, स्पेशली जीके भी उठा के देखिए। अगर आपको लग रहा है जीके समझ नहीं आ रही है, मैं कहूँगा बैंकिंग में स्विच कर लो। अगर आपको लग रहा है जीके समझ आ रही है, मेरे को रिटेन रह रहा है, तो मैं कहूँगा एसएससी में स्विच कर लो। दोनों एक जगह जाओगे तो डूबोगे। 2 नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे ही डूबोगे। अब रहते हैं इंटरमीडिएट जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंकिंग ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर एसएससी वालों को लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरी मेजॉरिटी जो जनता है वो एसएससी वाली है। मैं आपको बोलूँगा कि आप बैंकिंग का साथ-साथ में ट्राई करिए, स्पेशली क्लर्क लेवल के जो रहते हैं।
और बैंकिंग में क्लर्क में भी अच्छी खासी सैलरी है। 2 साल के प्रमोशन के बाद आप अच्छे खासे लेवल पे आ जाते हो, तो सैलरी की बात छोड़ दो। इंटरमीडिएट वालों को मैं ये बोलूंगा कि सिलेबस कंप्लीट है, बैंकिंग के क्वेश्चंस करो, रीजनिंग करो। अच्छे लेवल की रीजनिंग करोगे तो आपकी हमेशा हेल्प ही आएगी। लॉजिकल पैटर्न्स ढूंढने की जो एबिलिटी है ना, वो आपके हमेशा काम आने वाली लाइफ में, वो कहीं भी वेस्ट नहीं होगी। जितनी ज़्यादा आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, आपके लिए सब चीज़ें ईजी ईजी रहेंगी। अब बात आती है रिपीटर्स की। जो एसएससी दे रहे हैं, 2-3 बार दे दिया है, तब भी नहीं निकला, या फिर जो बैंकिंग कर रहे हैं और वो भी 2-3 बार दे चुके हैं लेकिन उनका भी नहीं निकल रहा है, तो मैं उनको बोलूंगा तब तुम साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कर सकते हो। क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप बैंकिंग का सिलेबस कर रहे हो तो वही करो, साथ साथ उसमें एडवांस मैथ्स प्लस ल्यूसेंट जीके ऐड कर लो। टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। टाइम आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, लेकिन अगर आप रिपीटर हो ना, तो आपके पास एक सरफेस लेवल नॉलेज है। आपको हर एक क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आपके बेसिक सारे क्लियर होंगे। तो आपको जो मेन एफर्ट मारना पड़ेगा वो मारना पड़ेगा एडवांस और ल्यूसेंट जीके। और ये दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब स्विच की बात ये रहती है कि एक तो आप मॉक भी दे सकते हैं, या फिर आप एक्चुअल एग्जाम भी दे सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या लेवल है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बैंकिंग में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पेशली प्री में तो होनी चाहिए, मेंस में तो फिर भी थोड़ा स्लो हो ही जाते हैं। मेंस में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं इसमें। बैंकिंग का यही फ़ायदा है आपका। एक जो थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा वो इंटरव्यू में मारना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू में भी देखो, अगर पैनल चिल है ना तो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर पैनल खड़ूस है तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं, आपने एसएससी दिया है 2-3 बार, तो एक बार आप स्विच करके देखिए, क्या पता वो आपके काम आए। क्योंकि सिलेबस बैंकिंग में बहुत छोटा है। जीके आप करते ही हैं तो आपके फैक्ट याद करने की भी पावर ज़्यादा है। तो आप जो पिछले 3-4 महीने के भी करंट अफेयर करके जाएँगे तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बैंकिंग का हमेशा से ये है कि 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो बस, आपका निकल जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो मैं बताऊँ, जो जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनसे मैंने पूछा है, जो बैंकिंग में भी काम कर रहे हैं, जो एसएससी में भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे और जो बाद में बैंकिंग में घुसे, उनका रीज़न था जीके। तो अगर आपको लगता है जीके नहीं हो पा रहा है, तो बैंकिंग एक बार प्लीज़ ट्राई करिएगा। बाकी थैंक यू, एंड हमेशा याद रखना कि आपके कितने भी साल का बैड लक चल रहा हो, वो जस्ट 1 साल का हार्ड वर्क अगर आप करेंगे, उससे पूरा इरेज़ हो सकता है। कीप ग्राइंडिंग। आई होप 2026 आपके लिए बेस्ट ईयर हो, आप सिलेक्शन लेके जाएँ। एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली होगी कि मेरे को एसएससी में जाना चाहिए, बैंकिंग में जाना चाहिए, या फिर मैं स्विच करने का सोचूँ या ना सोचूँ। एक और चीज़ है, अगर आप एसएससी दे रहे हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली फ्री हैं, अगर आप इतना फ्री हैं कि आप ₹800, बैंकिंग के फॉर्म थोड़े महँगे रहते हैं, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है इतने ज़्यादा, आप ₹800 नहीं दे सकते, तो मैं बोलूँगा कि एक बार अपना बैंकिंग का मेंस का मॉक दे के देखना। अब एक्चुअली सीन क्या है कि बैंकिंग का ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो मिलते नहीं है, वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो मॉक वैसे काफ़ी ज़्यादा अनसेंट रहते हैं, लेकिन अगर आपके मेंस के मॉक में विदाउट डिस्क्रिप्टिव 200 में से 60 प्लस बन रहे हैं, मैं बोलूँगा प्लीज़ फॉर्म भर देना। बिना डिस्क्रिप्टिव के अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं, जो मॉक का लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरे को पता है कि ये कैट से भी ज़्यादा हार्ड बनाते हैं कई बार, कुछ भी दे देते हैं ये, ठीक है? कुछ भी लॉजिक लग रहा होता है। लेकिन अगर आप मेंस का मॉक दे रहे हैं, आपके 200 में से 60 के ऊपर आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ फॉर्म भर देना, हो सकता है आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो यंग होते हैं काफ़ी, 22 के हो गए, 21, 22, 23 के हो गए। वो सोचते हैं कि बस सिलेक्शन मिल जाए, उसके बाद तो अपग्रेड कर ही लेंगे। उनका सोचना भी सही है, क्योंकि अगर आपको अर्ली एज में कुछ ना कुछ मिल जाए ना, तो आपके पास कंधों से वो बोझ हट जाता है कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है हम पे। और फिर ना कुछ ऑप्शन देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं, बैंकिंग के साथ यूपीएससी निकाल लेते हैं, कोई लोग एसएससी के साथ यूपीएससी निकाल लेते हैं। तो वो जनरली उसी कैटेगरी के हो जाते हैं जो यंग होते हैं। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपके लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट बचे हैं, तो भी आपका ये रहता है कि यार जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिल जाए, फिर उसके बाद मेरा हो नहीं पाएगा। बैंकिंग में थोड़ा ये रहता है कि आपके जल्दी सिलेक्शन हो जाते हैं, 6-7 महीने में उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। एसएससी में मुझे याद है लास्ट टाइम का सीपीओ 14 महीने चला था, तो उसका कुछ मतलब रह नहीं जाता। अगर आप ऐसे भी हो जिसके लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट बचे हैं, तो मैं बोलूँगा प्लीज़ रिस्क ना लीजिए, ट्राई कीजिए, आपका ज़रूर होगा। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, एंड आप सिलेक्शन लेके आएँगे ज़रूर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेंबरशिप्स भी लाइव हैं, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। एंड वीडियो को हाइप कीजिएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चीज़ से। एंड मैंने यहाँ पर आई बटन पे अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर आपको अरिथमेटिक करना है, कम टाइम में करना है, तो
आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। टू द पॉइंट है, कंसाइज है, जल्दी हो जाएगा आपका। एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।